गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने केंद्र की अल्ट्रा स्ट्रक्चर में उसके न्यूक्लियोलस के बारे में या केंद्रिक के बारे में डिटेल से जाना था और ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी केमिकल कंपोजिशन और इसके कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपन ने प्रीवियस क्लास में इसका न्यूक्लियोलस या केंद्रिक का अच्छे से डायग्राम बनाया था और उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को 4 भागों के रूप में अच्छे से समझा भी था, जिसमें कणीय भाग थे, रेशेदार भाग थे, अकणीय भाग थे और क्रोमेटिन भाग था। ठीक है, अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियोलस की केमिकल कंपोजिशन या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप बोले। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये कहा था और अपन ने उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ये चीज नोट भी की थी कि वहां पे आरएनए का नाम आ रहा था। जो रेशेदार भाग था वो आरएनए युक्त था या आरएनए से बना हुआ था, और जो क्रोमेटिन भाग था वो अपन वहां पे लिखना नोट करना भूल गए, वो डीएनए से बना हुआ भाग होता है। जो 4th नंबर का भाग था क्रोमेटिन भाग, वह डीएनए से बना हुआ होता है, जबकि रेशेदार भाग आरएनए से बनकर बना हुआ होता है। तो जब केमिकल कंपोजिशन की बात आती है, जब रासायनिक, क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक संगठन, तो यह मोस्टली प्रोटीन एवं आरएनए से मिलकर बना हुआ भाग होता है। यानी कि एक केंद्रिक में, एक न्यूक्लियोलस में ज्यादा परसेंटेज किनकी होगी, एक तो प्रोटीन की और एक आरएनए की, लेकिन इनके अलावा सूक्ष्म मात्रा में या कम मात्रा में डीएनए एंजाइम्स एवं कैल्शियम आयंस भी पाए जाते हैं। ज्यादातर तो प्रोटीन और आरएनए मिलते हैं, लेकिन कम मात्रा में डीएनए भी पाए जाते हैं, एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और कैल्शियम आयंस भी पाए जाते हैं। इसमें जो प्रोटीन होता है वह 86% पार्ट बनाता है। कितना? 86। और जो आरएनए होता है वह 11% पार्ट बनाता है, और जो डीएनए होता है वह ओनली 5% पार्ट ही बनाता है। तो अपन देख सकते हैं कि प्रोटीन सबसे ज्यादा है किसमें? केंद्रिक में। प्रोटीन सबसे ज्यादा 86% है, फिर आरएनए 11% है और डीएनए जो है वो है 5%। तो ये अपन ने एक केंद्रिक की, एक न्यूक्लियोलस की रासायनिक संगठन को या रासायनिक संरचना को जान लिया है कि वह कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। क्लियर है? ठीक है, अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियोलस के फंक्शंस की, जिन्हें बोलते हैं कार्य। एक केंद्रिक के या न्यूक्लियोलस के क्या कार्य हो सकते हैं? तो फर्स्ट कार्य यह हो सकता है कि यह आरएनए का निर्माण कर, अपन को पता है कि इसमें आरएनए 11% होता है, डीएनए तो नाम मात्र का है 5%। तो यह आरएनए का निर्माण कर प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस की रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? केंद्रिक। अर्थात यह आरएनए निर्माण का केंद्र होती है। तो अपन क्या लिखेंगे? फर्स्ट काम इसका, यह आरएनए निर्माण कर
प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एवं आरएनए निर्माण का केंद्र भी होती है। यानी कि आरएनए निर्माण करके ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगी और आरएनए निर्माण का केंद्र भी होती है। कौन? केंद्रिक। दूसरा काम आपने सुना होगा, समसूत्री विभाजन, सुना है नाम, जिसे बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में यह उपस्थित होना जरूरी है। यानी जो समसूत्री विभाजन होता है जिसे माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं, उसमें केंद्रिक का उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना ये माइटोसिस विभाजन नहीं हो सकता। तो ये दूसरा काम हो गया इसका। तीसरे की बात करें, यह राइबोसोम पूर्ववर्ती पदार्थ यानी कि प्रीकर्सर रखती है। यानी कि राइबोसोम बनाने के लिए जो पदार्थ चाहिए, जो सबस्ट्रेट्स चाहिए, जिन्हें बोलते हैं प्रीकर्सर्स, वह भी यह केंद्रिक रखती है। अर्थात राइबोसोम संश्लेषण में भाग लेती है। तो ये अपन ने एक न्यूक्लियोलस या केंद्रक के मुख्य रूप से तीन फंक्शंस की, तीन कार्यों की अच्छे से बात कर ली है कि यह केंद्रिक आरएनए का निर्माण करके प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आरएनए निर्माण का केंद्र भी होती है। यानी कि केंद्रिक में सबसे ज्यादा अगर आनुवंशिक पदार्थ की बात की जाए तो डीएनए के बजाय आरएनए ज्यादा पाया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा। इसलिए अगर आपको याद हो तो अपन ने इसकी न्यूक्लियोलस की जो डिटेल चल रही थी, सामान्य डिटेल, उसमें ये नोट किया था कि यह अम्लीय संरचना के रूप में, तो अम्लीय रचना के रूप में होने का यही रीजन था कि इसमें आरएनए ज्यादा पाया जाता है डीएनए के बजाय, इसलिए अम्लीय रचना बोला था अपन ने वहां पर, क्योंकि इसमें आरएनए ज्यादा मिलता है। दूसरा फंक्शन क्या हो गया कि जिन भी कोशिकाओं में माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है उनमें यह संरचना या न्यूक्लियोलस उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है। थर्ड कि ये राइबोसोम के पूर्ववर्ती पदार्थ यानी कि राइबोसोम को बनाने के लिए जो पदार्थ की आवश्यकता होती है वह इस केंद्रिक के पास या न्यूक्लियोलस के पास होते हैं, अतः यह अर्थात राइबोसोम के संश्लेषण में यह भाग लेती है। तो ये मुख्य रूप से अपन ने केंद्रिक के या न्यूक्लियोलस के फंक्शंस की बात कर ली है। क्लियर है? ठीक है। अब अपन बात करेंगे एंडोसोम की। किसकी? एंडोसोम की। एंडोसोम अगर आपको याद हो तो अपन ने केंद्रक के या न्यूक्लियस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की जब बात की थी तो वहां पे जिक्र किया था कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपन अंतरावस्था में केंद्रक को देखते हैं तो अपन को निम्न रचनाएं दिखाई देती है, जिनमें से फर्स्ट नंबर की थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवलप, सेकेंड नंबर पे न्यूक्लियो प्लाज्म या न्यूक्लियर शेप, थर्ड नंबर पे क्रोमेटिन नेटवर्क, फोर्थ नंबर पे यह न्यूक्लियोलस
और 5th नंबर पे थी एंडोसोम। इस एंडोसोम की अगर बात की जाए तो यह जो केंद्रक के जो क्रोमेटिन होते हैं उनके द्वारा ही बनी हुई रचनाएं होती है, एक या अनेक, जिनकी शेप या आकृति अलग अलग हो सकती है। बस इसमें इतना ही बताना है अपन को कि ये जो एंडोसोम होते हैं यह क्रोमेटिन भाग से बनी हुई रचनाएं होती हैं, एक ही से या एक से अधिक, जो या इनकी शेप अलग अलग हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो ये अपन ने एक केंद्रक की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया है इन 5 भागों के रूप में। ठीक है, अब रह जाता है इसमें एक छोटा सा पॉइंट, वो है केंद्रक का महत्व या केंद्रक के कार्य, जो अपन ने अब तक नहीं किया है। उसके साथ ही अपना ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट है अपना फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक के कार्य। अब तक अपन ने केंद्रक के बारे में ही डिटेल से जाना है, तो उसके आधार पर अपन आसानी से केंद्रक के या न्यूक्लियस के कार्यों को एवं इसके महत्व को अच्छे से समझा भी सकते हैं। समझा सकते हैं ना? ठीक है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना। अपन ये जानते हैं कि जो केंद्रक या जो न्यूक्लियस है वह एक कोशिका का या एक सेल का सामान्य अंगक नहीं होता है, एक सामान्य अंगक नहीं होता है, बल्कि उस कोशिका का या सेल का नियंत्रण केंद्र होता है, यानी कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है यह केंद्रक। ठीक है, यह न्यूक्लियस आनुवांशिकी का केंद्र भी कहलाता है। जो जेनेटिक्स है उसकी अगर सेंटर की बात की जाए कोशिका में, तो उसका सेंटर कहलाएगा न्यूक्लियस। तो अपन क्या लिखेंगे? यह जेनेटिक्स का सेंटर होता है। इसके अलावा यह सेल का नियंत्रण केंद्र या सेंटर होता है। जेनेटिक्स का सेंटर होता है, इसलिए अपन बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं? क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स आदि प्रेजेंट होते हैं, तभी तो इसको आनुवांशिकी का केंद्र बोल रहे हैं अपन। तो इसी कार्य में अपन ये भाग भी जोड़ देंगे कि इसमें क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स भी उपस्थित होते हैं। यह सेल का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, जिन कोशिकाओं में ये केंद्रक अनुपस्थित होता है वह केवल ऑक्सीजन का वहन ही कर सकती है। तो अपन लिखेंगे जिन सेल्स में यह एब्सेंट होता है वह ओनली O2 का वहन करती है। फॉर एग्जाम्पल आरबीसी, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, वो केंद्रक विहीन होती है। तो अपन उसे ऐसे नहीं बोल सकते कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं, केंद्रक के अलावा बाकी के अंगक तो उपस्थित है ना उसमें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये सभी रचनाएं तो उपस्थित होंगी, लेकिन केंद्रक उपस्थित नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है वह ओनली या केवल ऑक्सीजन का ही वहन करती है।
यह ऐसी कोशिकाएं कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि इनमें इनका नियंत्रण केंद्र जिसे बोलते हैं केंद्रक, वह अनुपस्थित होता है। तो अब अपन ने ये जान लिया है कि ये केंद्रक का क्या महत्व है एक कोशिका के अंदर और उसके क्या कार्य हैं, समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट तो मैंने बताया कि यह सेल का नियंत्रण केंद्र होता है, फिर बताया कि ये जेनेटिक या आनुवांशिकी का केंद्र होता है जिसमें क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र है, डीएनए है और जीन्स है। ठीक है, जिन कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होता है केंद्रक, वह केवल ऑक्सीजन का ही वहन करती है, वह कोशिका विभाजन में भाग नहीं ले सकती है क्योंकि उनमें उनका नियंत्रण केंद्र जिसे बोलते हैं केंद्रक वह अनुपस्थित होता है। इसीलिए इनका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि नियंत्रण केंद्र होता ही नहीं, इसलिए इनका जीवन काल भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये अपना जो केंद्रक का टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था वो आज कंप्लीट है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्रोमोसोम्स पर, गुणसूत्रों पर, कि बार बार नाम आ रहा है अपने सामने, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, गुणसूत्र। तो इनके ऊपर अपन अब डिटेल से बात करेंगे कि ये होते क्या है, क्योंकि अब तक अपन ने कोशिका की बात कर ली, कोशिका में पाए जाने वाले अंगकों की बात कर ली, केंद्रक की भी बात कर ली, केंद्रक के अंदर केंद्रिक की भी बात कर ली। अब क्रोमोसोम्स पर डिटेल से अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, गुणसूत्र जिन्हें बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स की अगर बात की जाए तो यह कोशिकाओं में या सेल्स में तंतु समान रचनाओं के रूप में होते हैं। सेल्स में तंतु समान रचना, ठीक है, जो हमें केवल कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देती है। कब दिखाई देगी? सेल डिवीजन के टाइम। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कोशिका में पाई जाने वाली तंतु समान रचनाएं होती है जो केवल कोशिका विभाजन जिसे बोलते हैं सेल डिवीजन के टाइम ही अपन को एक कोशिका के केंद्रक में दिखाई देती है। क्लियर है? आगे सुनना, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र आनुवांशिकी या जीन्स के वाहक होते हैं, जेनेटिक यूनिट्स या जीन्स के वाहक होते हैं। तो अपन लिखेंगे यह जेनेटिक्स यूनिट्स या जीन्स के वाहक होते हैं, यानी कि इन गुणसूत्रों पर, इन क्रोमोसोम्स पर जीन चिपके हुए होते हैं जो आनुवांशिकी के जिनमें कुछ लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। किनके माध्यम से? इन गुणसूत्रों के माध्यम से। तभी इनको अपन क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक्स यूनिट्स या जीन्स के वाहक, क्योंकि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन चिपके हुए होते हैं। तो ये क्रोमोसोम जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे तो इनके ऊपर लगे हुए जीन्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसलिए इनको वाहक भी कहा जाता है। सेल्स के अंदर उसके केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स में मुख्यतः अलिंग सूत्र, अलिंग सूत्र जिन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स
सोम्स पाए जाते हैं, लेकिन एक या दो लिंग सूत्र जिन्हें बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स या विषम सूत्र जिन्हें बोलते हैं हेटेरोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र है उनका मुख्य भाग अलिंग सूत्रों से मिलकर बना हुआ होता है जिन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स। लेकिन इन क्रोमोसोम्स में इन ऑटोसोम्स के अलावा एक या दो लिंग सूत्र जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, या उनको विषम सूत्र भी बोल सकते हैं जिन्हें हेटेरोसोम्स कहते हैं, भी पाए जाते हैं। अब लिंग गुण सूत्र या विषम सूत्र कौन से होते हैं? एक्स एवं वाई। एक्स तो फीमेल में और वाई मेल में, इसीलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेक्स का निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। इसीलिए इनको ये विषम है, सेम नहीं है, इसीलिए इनको विषम सूत्र या हेटेरोसोम्स भी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगर इनके खोज की बात आए कि क्रोमोसोम्स की खोज किसने की, इनको क्रोमोसोम नाम प्रदान किसने किया, इनको क्रोमेटिन नाम प्रदान किसने किया, तो ये जान लेना अपने लिए बहुत जरूरी है। वही बात है कि यहाँ पे तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे अपने बीएससी में। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं, जैसे आपका जेट का एग्जाम आपने दिया होगा। तो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 में सेल के न्यूक्लियस में तंतु समान रचनाओं का अध्ययन किया या उनको देखा। तो खोज का श्रेय तो किनको को गया? इस स्ट्रासबर्गर को, क्योंकि इन्होंने ही कोशिका में न्यूक्लियस को, कोशिका विभाजन के टाइम, तो अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे कि कोशिका विभाजन के समय उसके केंद्रक में तंतु समान रचनाओं को देखा था सबसे पहले किन्होंने? ई स्ट्रासबर्गर ने, सन 1875 में। ठीक है, उसके बाद वोल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 में इन तंतु समान रचनाओं को अभिरंजन ग्रहण करने के कारण, इन तंतु समान रचनाओं को अभिरंजन ग्रहण करने के कारण क्या नाम दिया? क्रोमोसोम नाम दिया। क्यों दिया? उन्होंने बताया कि क्रोमो का मतलब है कलर और सोम का मतलब है बॉडी। क्रोमो का मतलब कलर और सोम का मतलब बॉडी, यानी कि ऐसी बॉडी या ऐसा काय जो कलर को या रंग को ग्रहण करे, क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम। इसलिए वोल्डेयर ने सन 1885 में इन तंतु समान रचनाओं को जो अभिरंजन ग्रहण कर सकती है, क्रोमोसोम नाम दिया। समझ में आ गया? ठीक है। एक और वैज्ञानिक थे, फ्लेमिंग।
नाम सुना होगा आपने फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग ने सन 1879 में 79 इन तंतु समान दिखाई देने वाली रचनाओं को क्रोमेटिन नाम दिया। क्या नाम दिया? क्रोमेटिन। क्या नाम दिया? फ्लेमिंग ने सन 1879 में इन तंतु समान रचनाओं को या तंतु की जैसी दिखने वाली रचनाओं को जो कोशिका में कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है केंद्रक में, उनको क्रोमेटिन नाम दिया। तो यहां पे अपने पास 3 साइंटिस्ट हैं, जिनमें से फर्स्ट है ई स्ट्रासबर्गर, जिन्होंने इसको सर्वप्रथम कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में तंतु समान रचनाओं को देखा था। तो देखने का श्रेय या खोज करने का श्रेय स्ट्रासबर्गर को। क्रोमोसोम नाम किसने प्रदान किया? वोल्डेर ने। और क्रोमेटिन नाम प्रदान किया फ्लेमिंग ने। तो ये चीज आपको अच्छे से देखनी है, समझनी है, नोट करनी है, अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो ये अपन ने क्रोमोसोम्स की या गुणसूत्रों की सामान्य जानकारी ग्रहण कर ली है कि ये क्या होते हैं, कहां पर ये पाए जाते हैं, इनकी खोज किसने की, इनको अतिरिक्त नाम किसने प्रदान किया। अब अपन जानेंगे कि ये कितनी संख्या में कौन कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कोई एक ही स्पीसीज के, एक ही जाति के जो प्राणी है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, उनमें एक निश्चित संख्या में ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन अलग अलग जाति के जीवों में ये इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। वो सिंपल सी बात है कि एक ही जाति, जैसे मनुष्य जाति है, तो मनुष्य जाति में तो एक समान ही होंगे। लेकिन एक तो अपन बात करें अलग अलग जाति की, एक तो इंसान है, एक जानवर है, एक इंसान है, एक पौधा है, तो उनमें तो अलग अलग होगी ही। ठीक है, तो ध्यान देना। नेक्स्ट है इसमें संख्या, इसे अपन बोलते हैं नंबर। मैंने कहा एक ही जाति के जीवों में तो कैसी होगी? जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, इनमें तो समान। लेकिन अगर अलग अलग जाति के जीवों की बात की जाए तो उनमें इनकी संख्या अलग अलग होगी। इतना समझ में आया? ठीक है, यह जो गुणसूत्र या जो क्रोमोसोम्स है, इनकी संख्या की बात चल रही है। तो एक ही जाति में तो समान संख्या में होंगे, लेकिन अलग अलग जाति में इनकी संख्या भी अलग अलग होगी या डिफरेंट होगी। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, युग्मक जिन्हें बोलते हैं गैमीट्स। गैमीट्स में इनकी संख्या जो होती है n, जिसे बोलते हैं हैप्लॉइड, हिंदी में बोलते हैं हैप्लॉइड को अगुणित। ये नाम पहले भी सुना होगा आपने। यानी जो गुणसूत्र है, जैसे मान लो कि मनुष्य में कायिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उनके आधे 23 गुणसूत्र ही इन युग्मकों में पाए जाते हैं, जिन्हें अपन एन से शो करते हैं, जिसका मतलब होता है हैप्लॉइड या अगुणित। ऐसा ही आपने एग्जाम्पल सुना होगा युग्मनज, जिसे बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट में इनकी संख्या 2n, जिसे बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड या 2n होती है, यानी कि 46।
यानी हाफ नहीं, एन नहीं, 2n है यहाँ पे डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को अपन बोलते हैं द्विगुणित, यानी कि 23 का दुगुना कितना हो गया 46, इसलिए 2n या डिप्लॉइड। तो ये अपन यहाँ पे संख्या की बात कर रहे हैं कि कौन सी कोशिकाओं में कितनी संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अपन एग्जाम्पल लिया युग्मक यानी कि गैमेट्स में हैप्लॉइड या अगुणित प्रकार, और युग्मनज या जाइगोट में यह डिप्लॉइड या दुगुणित संख्या में पाए जाते हैं गुणसूत्र। अगर अपन एग्जाम्पल लें ह्यूमन का, मनुष्य का, तो मनुष्य की जो कायिक कोशिकाएं, जो कायिक कोशिकाएं होती है जिन्हें सोमेटिक सेल्स बोलते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या 2n होती है, यानी कि डिप्लॉइड होती है। लेकिन स्पर्म व एग सेल में जो शुक्राणु कोशिका है, जो एग कोशिका, जो अंडे की कोशिकाएं हैं, जो फीमेल में बनती है एक सेल, ये मेल में बनती है स्पर्म कोशिका, इनमें कैसी होती है गुणसूत्रों की संख्या? ओनली n, यानी कि अगुणित, और इन कोशिकाओं में यहां पे द्विगुणित, द्विगुणित, और इन स्पर्म और एग सेल में अगुणित। तो अपन ने एग्जाम्पल लिया था यहां पे ह्यूमन का। तो ह्यूमन में या मनुष्य में उनकी जो कायिक कोशिकाएं होती है जो कैसी होती है? द्विगुणित, 2n, जिसे अपन बोलते हैं द्विगुणित या डिप्लॉइड। लेकिन उन्हीं इंसानों में अगर उनकी स्पर्म कोशिका और एग सेल की बात करें तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम्स की संख्या या नंबर अगुणित होती है, या n होती है, या हैप्लॉइड प्रकार की होती है। तो ये अपन ने जान लिया है कि कौन कौन सी कोशिकाओं में कितनी संख्या में, या क्या वो हैप्लॉइड संख्या में है या डिप्लॉइड संख्या में है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इनका ऑल ओवर अपन देखें तो आपके कई बार जीनोम की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। जीनोम, तो जीनोम क्या होता है? अगुणित क्रोमोसोम्स का सेट, अगुणित गुण सूत्र समुच्चय, जिसे अपन बोलते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी जो अगुणित गुणसूत्र हैं कौन कौन से हैं? स्पर्म की कोशिका में है, अंडे की कोशिका में है, इनमें जो अगुणित गुणसूत्र है, और जो युग्मक है, युग्मक के इनको बोलते हैं अपन, इनको ही तो बोलते हैं एग सेल को और स्पर्म की कोशिका को। तो यहाँ पे अपन ने एन हैप्लॉइड किया तो यहाँ पे एन हैप्लॉइड अपने आप ही होगा। तो इन अगुणित गुणसूत्रों का जो समुच्चय है, जो ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उनको अपन क्या बोलेंगे? सम्मिलित रूप से जीनोम। इंग्लिश में बोलना चाहे तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। तो ये कई बार आपके 1 नंबर व छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें पूछा गया है डेफिनेशन के रूप में कि जीनोम किसे कहते हैं। तो आप क्या बताओगे? अगुणित गुणसूत्र समुच्चय या हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जीनोम कहलाता है। क्लियर है? तो ये अपन ने क्रोमोसोम्स की संख्या या नंबर की बात कर ली है कि किन किन कोशिकाओं में यह कितनी संख्या में पाए जाते हैं। क्या हैप्लॉइड संख्या में मिलते हैं n में, या डिप्लॉइड संख्या में मिलते हैं 2n में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इनकी शेप और साइज के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।